हॅलो हॅलो फ्रेंड्स. आपण आज स्टुडंट राईट्स असोसिएशन ऑफ इंडियाच्या तर्फे इथे इंडियन फॉरेस्ट सर्व्हिस म्हणजे भारतीय वनसेवा याच्या गायडन्ससाठी इथे आज लाईव्ह व्हिडिओ वर जमलेलो आहोत. आवाज येतोय? सॉरी, जरा इकडे पॉवर कटचा इश्यू असल्यामुळे लाईट नसल्यामुळे जरा अडचण आहे. प्लीज समजून घ्या थोडं. तर माझी स्वतःची इंट्रोडक्शन मी आधी करून देतो. हॅलो हॅलो, आवाज येतोय आता व्यवस्थित? माझी इंट्रोडक्शन मी स्वतःची करून देतो. मी मंदार जेवरे. मी ह्या वर्षीच्या भारतीय वनसेवेच्या परीक्षेत रँक 19ने सिलेक्ट झालेलो आहे. आणि मी एक बेसिक माझी बायो सांगतो. मी माझं ग्रॅज्युएशन VNIT नागपूरमधून केलेलं आहे आणि मेकॅनिकल इंजिनिअरिंगमधून. आणि त्यापूर्वी मी नवोदयमध्ये होतो 5वी ते 10वीपर्यंत. आणि ग्रॅज्युएशननंतर मी एका ठिकाणी एक 7-6 महिने जॉबसुद्धा केला. जॉब नंतर मग तो जॉब सोडावा लागला कारण मला सिव्हिल सर्व्हिसेसचं प्रिपरेशन करायचं होतं. सो मग मी 2016पासून सिव्हिल सर्व्हिसेसचं प्रिपरेशन स्टार्ट केलं. आणि त्यानंतर मी जवळपास आता 3 मेन्स दिलेले आहेत. ओव्हरऑल माझे 4 अटेम्प्ट झालेले आहेत सिव्हिल सर्व्हिसेसचे. आणि एक इंटरव्ह्यू पण दिलेला आहे सिव्हिल सर्व्हिसेसचा. ह्या वर्षी फॉरेस्ट सर्व्हिसेसचा माझा पहिलाच अटेम्प्ट होता आणि त्यात तुम्हाला सक्सेस मिळालं. रिक्वेस्ट आ रही है कि हिंदी में भी सेशन लूँ, तो ठीक है, मैं हिंदी में बात करता हूँ अभी से, तो सबको समझ में आएगा, कोई बात नहीं. मोठ्याने बोल, थोड़े बड़े आवाज़ में बोलता हूँ. हेलो, अभी आवाज़ आ रही है? ओके, थैंक यू. तो ब्रीफली मैं अपनी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की जर्नी के बारे में आपको बताता हूँ. मैंने एग्जैक्टली लास्ट ईयर ही, मतलब लास्ट 2 जून को, टू बी फ्रैंक, ये जर्नी स्टार्ट की क्योंकि लास्ट 2 जून को प्रीलिम्स हुई सिविल सर्विसेज की. और एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मैं आपको बता दूं कि सिविल सर्विसेज की और इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज की प्रीलिम्स एक ही होती है. बस फ़र्क ये होता है कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज का कट ऑफ थोड़ा सा हाई लगता है बिकॉज सीट्स कम होती है. अराउंड 88-90 सीट्स ही हर साल बस वैकेंसीज होती है इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज में. इसीलिए सिविल सर्विसेज से अराउंड 20 मार्क्स कट ऑफ ज़्यादा लगता है. तो लेट से सिविल सर्विसेज का अगर कट ऑफ 100 लग रहा है सिलेक्शन के लिए प्रीलिम्स का, तो इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के लिए 120 लगेगा. तो इस प्रकार से तो ये जर्नी मेरी शुरू हुई लास्ट 2 जून को. तो 2 जून को मेरा प्रीलिम्स हुआ. मैंने स्कोर वगैरह निकाला तो अराउंड मेरे 126 आ रहे थे. देन हेलो, हाँ, मैंने फिर स्कोर वगैरह निकाला तो मेरे 126 आ रहे थे. तो मैंने फिर डिसाइड किया कि इस बार तो फॉरेस्ट का भी अटेम्प्ट देना है अच्छे से. लेटर ऑन फिर मैंने सिविल सर्विसेज की मेंस की प्रिपरेशन की. फॉरेस्ट सर्विसेज की मेंस एक्चुअली सिविल सर्विसेज के मेंस के 2 महीनों बाद होती है. तो टाइम टेबल कुछ ऐसा होता है कि जून में प्रीलिम्स हुई, उसके बाद सिविल सर्विसेज की मेंस होगी सितंबर में, और उसके बाद 2 महीनों बाद दिसंबर में इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज की मेंस होगी, और उसके बाद इंटरव्यूज़ होते हैं. तो इस टाइप से शेड्यूल होता है. तो मेरा सिविल सर्विसेज का मेंस होने के बाद फिर मैंने इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज की मेंस की प्रिपरेशन शुरू की. तो अभी उसके बाद मेरा अराउंड 10-15 दिन तो मैंने गैप लिया था बिकॉज सिविल सर्विसेज का मेंस बहुत ग्रुएलिंग होता है. अराउंड
9 पेपर्स होते हैं, तो उतने उसके बाद किसी का पढ़ाई का मन भी नहीं होता। तो 15 दिन के बाद फिर मैंने पढ़ाई शुरू किया। अराउंड 1.5 मंथ मैंने पढ़ाई की होगी इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के लिए। उसके अराउंड 6 पेपर्स होते हैं, टोटल 1400 मार्क्स की मेंस होती है। और फिर वो मेंस मैंने दिसंबर में दी, फ्रॉम 1 दिसंबर टू 8 दिसंबर 2019। और फिर वो मेंस होने के बाद जनवरी में जब रिज़ल्ट आए तो मेरा इंटरव्यू में हुआ। और February 13 को इंटरव्यूज़ ख़त्म हुए। मेरा एक्चुअली February 13 को ही था। तो वो इंटरव्यू भी मेरा अच्छा हुआ और फाइनल रिजल्ट्स आए March 4 को। तब रैंक भी पता चली, अच्छी रैंक आई। तो फिर ये एक मेरी 1 साल की ओवरऑल में जर्नी आपको इन ब्रीफ बताया। हाँ, मैंने ये स्टेज वाइज बताने का प्लान किया है कि स्टेज वाइज कैसे होता है। बेसिकली अभी आपको जैसे समझ में आया होगा कि 3 स्टेजेस होते हैं। एक प्रीलिम्स होता है, उसके बाद मेंस होता है, उसके बाद इंटरव्यू होता है। तो ये 3 स्टेजेस में हर स्टेज में किस टाइप से प्रिपरेशन करना है ये मैं आपको बताऊंगा। और मेरा पूरा बताने के बाद आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हर स्टेज के बाद मैं कुछ टाइम तक रुकूंगा, उसके बाद आप क्वेश्चंस पूछ लेना। ठीक है? आवाज़ आ रही है ना अच्छे से? ठीक है, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। पहली तो स्टेज जो होती है वो अपनी प्रीलिम्स होती है। और प्रीलिम्स का तो जैसा मैंने आपको बताया कि कट ऑफ बहुत हाई जाता है फॉरेस्ट सर्विसेज के लिए। तो प्रीलिम्स के लिए अपना टारगेट इरिस्पेक्टिव ऑफ कौन सी कैटेगरी का कट ऑफ कितना है, हमारा टारगेट 120 प्लस होना चाहिए प्रीलिम्स के लिए। ओके, एक क्वेश्चन आया है कि सिलेबस फॉरेस्ट सर्विसेज का सिविल सर्विसेज से डिफ़र कैसे होता है। ये मैं जैसे जैसे आगे बढ़ूंगा इस क्वेश्चन का आंसर मैं बताऊंगा इन डिटेल, डोंट वरी। तो प्रीलिम्स का तो सिलेबस फर्स्टली सेम ही होता है, बिकॉज प्रीलिम्स सेम ही होती है, एक ही एग्ज़ाम में बस कट ऑफ अलग लगता है। तो प्रीलिम्स में जो सिलेबस होता है उसमें जनरल स्टडीज़ आता है। तो जनरल स्टडीज़ में बेसिक करंट इवेंट्स जो होते हैं अपनी कंट्री में या वर्ल्ड वाइड, वो करंट इवेंट्स, उसके अलावा पॉलिटी, इकोनॉमी और एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा, ये सब पढ़ना पड़ता है इन डिटेल। और इसके कुछ रेफरेंस टेक्स्ट बुक होते हैं, एनसीईआरटी होती है। अराउंड 8 स्टैंडर्ड से 11 12 स्टैंडर्ड के तक के एनसीईआरटीज भी पढ़ने पड़ते हैं। तो सिलेबस फॉर फॉरेस्ट सर्विस एंड सिविल सर्विसेज फॉर प्रीलिम्स इज सेम। मेंस में एंड इंटरव्यू में वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। हाँ, तो थैंकफुली लाइट आई है, तो मैं कंटिन्यू करता हूँ आगे। तो प्रीलिम्स के बारे में हम बात कर रहे थे। तो प्रीलिम्स में कैसा होता है कि हमें अटेम्प्ट मैक्सिमम करना पड़ता है, बिकॉज इसमें कट ऑफ बहुत हाई जाता है। इसलिए अटेम्प्ट अगर मैक्सिमम नहीं करेंगे तो मार्क्स उतने आते नहीं हैं, क्योंकि गलत सबके ही होते हैं। अराउंड लेट से हमने 90 अटेम्प्ट किए तो कम से कम 20 तो सबके गलत होने हैं। तो हर टोटल 100 क्वेश्चंस है। 200 मार्क्स का जनरल स्टडीज़ का एक पेपर है और सेकेंड पेपर प्रीलिम्स में है जो सी सेट का है। ठीक है? तो सी सेट का तो क्वालिफाइंग पेपर होता है, उसमें खाली 1/3 मार्क्स लाने होते हैं। 200 में से 67 मार्क्स क्वालिफाइंग होते हैं। तो उतने अगर आए अपने तो काम बन जाता है। बट फर्स्ट पेपर में इट्स अ डिसाइडिंग वन। फॉर फॉरेस्ट सर्विसेज इट्स मोर डिफ़िकल्ट, बिकॉज मार्क्स ज़्यादा चाहिए होते हैं। सिविल सर्विसेज का ही कट ऑफ पार करना कई लोगों के लिए मुश्किल जाता है, फॉरेस्ट सर्विसेज का तो इवन मोर डिफ़िकल्ट। तो वो कैसे करना पड़ेगा उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। उसके लिए थोड़ा स्पेशल स्ट्रेटेजी करना पड़ता है। स्पेशली इन व्हाट सेंस कि हमारा जो प्रिपरेशन का लेवल होता है वो थोड़ा सा एक अलग मोड पे ले जाना पड़ता है। वो हम कैसे करें अभी? तो पहले दो चीज़ें तो मैं आपको बता देता हूँ। पहले दो जो पिलर्स है प्रीलिम्स के, एक तो 120 मार्क के ऊपर 200 में से आपको टारगेट करना पड़ेगा। और दूसरी बात, आपको मैक्सिमम मतलब अराउंड 90 to 95 तो अटैम्प्ट कम से कम करने ही पड़ेंगे आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस, इरिस्पेक्टिव को कि पेपर कैसा है। बिकॉज एवरी वन अटेम्प्ट्स द पेपर, मोर देन 90 क्वेश्चन बहुत लोग करते ही है। और गलत तो होते ही है सबके, तो आने हैं सही सही भी आने हैं। बी पॉजिटिव अबाउट इट। सो अटेम्प्ट तो मैक्सिमाइज़ करना है। इसके अलावा फिर आगे मैं प्रोसेस में जाता हूँ। तो प्रोसेस में कैसा होता है कि प्रीलिम्स में जो मेजर फोकस पॉइंट होता है वो तो होता है कि सिलेबस तो मैंने अभी आपको बताया। उसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कौन से आए, यूपीएससी में प्रीवियस ईयर
क्वेश्चंस यूपीएससी क्या पूछ रहा है, इसका ट्रेंड एनालाइज करना, यूपीएससी कैसे पूछता है क्वेश्चंस, लैंग्वेज कैसी होती है, हर हर टाइप के सब्जेक्ट्स में लैंग्वेज अलग अलग होती है। फॉर एग्जांपल पॉलिटी, पॉलिटी में इवन वर्ड्स पे खेला जाता है। फॉर एग्जांपल मैं एक आपको 2018 का क्वेश्चन बताता हूँ। 2018 में एक क्वेश्चन आया था प्रेसिडेंट के इलेक्शन के ऊपर, तो उसमें एमपीज लिखा था, एस लिखा था, और उस एस के ऊपर आंसर अलग होता था, तो वो ऑप्शन गलत हुआ था उस एस के ऊपर खाली। तो उतना टेक्निकलिटी पॉलिटी में नीडेड है। वैसा टेक्निकलिटी अगर आप देखें तो साइंस टेक्नोलॉजी में नीडेड नहीं है। साइंस टेक्नोलॉजी में वो बहुत बेसिक टेक्नोलॉजी के ऊपर सवाल पूछेंगे, लाइक वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी में क्या डिफरेंस है, और उसके 2-3 स्टेटमेंट बना के आपको दे देंगे, जैसे लास्ट ईयर 2019 के प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था। तो ऐसा फोकस आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऊपर रहना चाहिए। और एक चीज़ मैं आपको जो मैंने करी है वो मैं आपको बताता हूँ इसमें, कि रैंडमली क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लो और देखो आंसर, सोचने गेस करने की कोशिश करो कि क्या आंसर हो सकता है। 4 ऑप्शन है, शेरलॉक बन जाओ और 4 में से एलिमिनेट करके आंसर निकालो। बेसिक यही फंड है, एलिमिनेशन करके ही आंसर्स निकालने हैं प्रीलिम्स में, ठीक है। तो वैसे उससे क्या होगा, ऐसे बिना पढ़ाई या एकदम एक बार कोई टॉपिक पढ़ के अगर आप डायरेक्टली यूपीएससी के क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, तो इससे आपका गेसिंग बहुत स्ट्रांग होगा। यूपीएससी किस टाइप से फ्रेम कर रहा है, कहाँ पे फंसा रहा है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि एक ट्रेंड है यूपीएससी का, जहाँ पे भी यूपीएससी ड्रास्टिकली वर्ड यूज़ करता है ना स्टेटमेंट्स में, वो स्टेटमेंट मतलब 95% तो रॉन्ग होता ही होता है। तो मतलब आपको अगर नहीं भी आइडिया है तो यू हैव दैट हैंग ऑफ यूपीएससी फ्रेमिंग, कि यूपीएससी इस टाइप से फ्रेम करेगा तो हमें ऐसे अप्रोच करना है कि ये ऐसा वर्ड डाला तो ये रॉन्ग होना है स्टेटमेंट। तो अगर इस टाइप से हम देखेंगे तो गेसिंग बहुत स्ट्रांग होता है। और गेसिंग स्ट्रांग करने की ज़रूरत क्यों है? 100 क्वेश्चन है टोटल, 100 में से सारे के सारे 100 किसी को नहीं पता होते। अराउंड लेट से 40-45 श्योर होते हैं, बहुत अच्छी पढ़ाई की तो 50 श्योर होते, ठीक है। उसके आगे के 50 क्वेश्चन का क्या, तो गेस करने पड़ते हैं। गेस करने में भी लेट से 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन में अटक गए, 50-50 में अटक गए, या 3 ऑप्शन में अटक गए, तो फिर उसमें क्या होता है कि फिर हम डिसाइड नहीं कर पाते क्या आंसर है। तो इसके लिए आपका गेसिंग बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, बिकॉज आपके जो सिलेक्शन है या सिविल सर्विसेज और फॉरेस्ट सर्विसेज दोनों में, स्पेशली इन फॉरेस्ट सर्विसेज, वो गेसिंग पे डिसाइड होगा। बिकॉज मिनिमम एक थ्रेशोल्ड जो मैंने आपको बताया कि 40-45 क्वेश्चन हर किसी को आते हैं मिनिमम पढ़ाई करने के बाद, तो उतने मार्क्स आपको आने हैं, लेट से 80 मार्क्स आपको आने हैं, लेकिन बाकी के आगे के 40-45 मार्क्स कैसे लाएंगे अपन? तो उसके लिए गेसिंग स्ट्रांग करना पड़ेगा। तो मैंने जैसे आपको बताया, एक एग्जांपल मैं इसका बताऊंगा आपको। आर्ट एंड कल्चर में काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे फंसते हैं कि नाम के ऊपर, संस्कृत नाम होते हैं, संस्कृत नाम का ऐसा होता है कि तोड़ने पे नाम का मीनिंग पता चल जाता है। जैसे यूपीएससी ने 2016 में एक क्वेश्चन पूछा था कि आरागट्टा इन मेडिवल पीरियड इज रिफर टू व्हाट, और 4 ऑप्शन दिए थे। अभी आरागट्टा वर्ड पढ़ने के बाद एक तो समझ में आता है कि ये जनरली अभी एंशियंट मेडिवल टाइम्स में संस्कृत एक मेजर लैंग्वेज था, तो ये संस्कृत टर्म है, संस्कृत टर्म को तोड़ना पड़ता है, तोड़ने के ऊपर मीनिंग समझ में आता है। अभी तोड़ेंगे कैसे? आरा से क्या याद आता है? आरी मतलब व्हील, ठीक है। तो व्हील वाला सिर्फ एक ही ऑप्शन दिया था उस ABCD में यूपीएससी ने, बाकी सारे बहुत एब्स्ट्रैक्ट ऑप्शन दिए थे। तो उससे हमें पता चलता है कि एक हिंट लग जाता है कि आरा इज समथिंग अबाउट व्हील, सो एक ऑप्शन है तो यू कैन टिक दैट ऑप्शन। इतना रिस्क ले सकते हैं, इट्स वेरी लॉजिकल टू डू दैट, ठीक है। तो इस टाइप से गेसिंग कर सकते हैं यूपीएससी में, और ये जितना आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखोगे उतना आपको समझ में आएगा। तो वही मैंने जैसे बताया आपको कि शेरलॉक बनना पड़ता है, लुक फॉर द हिंट्स यूपीएससी गिव्स इन दोज क्वेश्चंस इटसेल्फ, ठीक है। तो ये अगर समझ में आ गया आपको, तो फिर आप जितना आगे पढ़ोगे आप थोड़ा गेस करके भी आंसर निकाल सकते हो। ज़्यादा एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं है। इट्स नॉट लाइक कि 120+ लाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज चाहिए, नहीं। आपको बेसिक लेवल का नॉलेज जितना सबको है उतना काफ़ी है, बट आपका गेसिंग अगर स्ट्रांग है तो आपको आराम से 120+ मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हुई पहली बात एलिमिनेशन टेक्निक की। दूसरी बात जो होता है कि ये पैटर्न जो है ना, यूपीएससी हर टॉपिक के लिए एक पैटर्न डिसाइड करता है। वो पैटर्न का कुछ ट्रेंड डिसाइड होता है यूपीएससी का। जैसे कि ज्योग्राफी के क्वेश्चंस, अभी लास्ट 4-5 साल में अगर ज्योग्राफी के क्वेश्चंस अगर देखोगे तो वो आए हैं मैप्स के ऊपर,
मोस्ट ऑफ देम क्वेश्चंस या तो इंडिया के मैप के ऊपर या बाहर के जो न्यूज़ में रीजन्स होते हैं, जैसे वेस्ट एशिया में जो रीजन्स न्यूज़ में होते हैं, सीरिया वगैरह में, सीरिया इराक वगैरह में, तो वो सब रीजन्स के बारे में यूपीएससी मैच द फॉलोइंग पूछ लेता है। या फिर कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बहुत मेजर न्यूज़ में है तो उसका हेडक्वार्टर, इस टाइप से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। तो ज्योग्राफी का इस टाइप से ट्रेंड है कि मैप पे क्वेश्चन आ रहे, तो ऐसे ट्रेंड एनालाइज करने का एक हम अगर प्रैक्टिस कर ले यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के, तो हमें अच्छा आइडिया लग जाता है, एक सिलेबस का एक ग्रिप आ जाता है कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। ज्योग्राफी में हर चीज़ हमें नहीं पढ़नी, मैप में हर चीज़ हमें नहीं पढ़नी, बट जो न्यूज़ में रीजन्स आ रहे हैं वो पढ़ने हैं, जो न्यूज़ में नेशनल पार्क्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आ रहे हैं वो पढ़ने हैं, वो कहाँ पे है वो सब पढ़ना है। जैसे कि पखुई नेशनल पार्क यूपीएससी ने पूछा था इन 2018। अभी पखुई नेशनल पार्क दैट ईयर इट वाज इन न्यूज़, ठीक है। इससे पहले एक और क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था कि कोट्टायाम से कोहिमा जाने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स कितने पार करने पड़ते हैं, इंक्लूडिंग सोर्स एंड डेस्टिनेशन। तो कोट्टायाम वॉज इन न्यूज़ वेरी मच दैट ईयर, इसलिए वो क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो इस टाइप से हमें थोड़ा सा अप्रोच अपना न्यूज़पेपर पढ़ते टाइम भी रखना पड़ता है कि कोई प्लेस अगर बहुत न्यूज़ में आ रही है तो जस्ट मैप इट डाउन कि कहाँ पे है, बेसिक हमें आइडिया होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, एक क्वेश्चन मुझे आया है यहाँ पे, वुड यू लाइक टू गिव एमपीएससी फर्स्ट और यूपीएससी, व्हाट इज़ योर ओपिनियन। देखो इसमें एक मैं तो बोलूँगा कि एक पर्सनल हमारा चॉइस है। जो भी तुम एक एग्ज़ाम चूज़ करो वो पूरे डेडिकेशन से करो। फॉर एग्जांपल मैंने अब तक एमपीएससी के 2 प्रीलिम्स तो पास किए, लेकिन मैंने मेंस दिया नहीं बिकॉज मेरा यूपीएससी पे पूरा फोकस था। तो मैंने आई कुडंट अफोर्ड टू डाइवर्ट माई फोकस, ठीक है। तो आपको जो भी करना है एमपीएससी और यूपीएससी में से करो, बट एक चूज़ करो और उसके ऊपर डेडिकेटेडली 2-3 साल मेहनत करो तो हो जाता है, ठीक है। हाँ, तो मैं जो बोल रहा था, और गेसिंग के ऊपर ऐसा काम हो सकता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस टाइप से हम देख सकते हैं यूपीएससी के। इसके अलावा हमें क्या करना पड़ेगा प्रीलिम्स के लिए कि डिफरेंट कोचिंग के टेस्ट सीरीज़ यूज़ करो। फॉर एग्जांपल बहुत सारे कोचिंग के अभी मार्केट में बहुत से कोचिंग है, दिल्ली से अगर देखा जाए तो विजन है, फोरम है, नेक्स्ट आईएएस है, या और बहुत सारे हैं, मतलब देर इज़ नो लिमिट, जीएस स्कोर है। तो ऐसे अलग अलग कोचिंग के टेस्ट सीरीज़ लो, और कॉम्प्रिहेंसिव वाले टेस्ट जो जिस टाइप के जीएस में पेपर्स आते हैं प्रीलिम्स में यूपीएससी के, वो लो, और डिफरेंट क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो। लास्ट ईयर जैसे मैंने किया था कि मैंने एक्चुअली 14 कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सॉल्व किए थे, अलग अलग कोचिंग के 4 अलग अलग कोचिंग के कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट मैंने सॉल्व किए थे। दैट एक्चुअली हेल्प मी। मैंने 14 से ज़्यादा एक भी टेस्ट लास्ट ईयर सॉल्व नहीं किया है, जो भी किया उतने किया, बट अलग अलग टाइप की फ्रेमिंग होती है हर कोचिंग की, अलग अलग लेवल का लॉजिक अप्लाई करना पड़ता है, तो हर अलग अलग टाइप के लिए हम टेस्ट हो जाते हैं। तो अगर हर कोचिंग के टेस्ट सीरीज़ में हमारा स्कोर अराउंड सिमिलर रह रहा है तो वी आर वेरी मच कंफर्टेबल गोइंग इनटू द एग्ज़ाम कि हमें ये आ रहा है, हम अगर पास कर रहे हैं एग्ज़ाम, ठीक है। तो ये हमें आइडिया लग जाता है। और इसके अलावा पेपर सॉल्विंग जब हम करते हैं तो यूपीएससी में एक ये भी मेथड बहुत मैंने भी यूज़ किया है, और बाकी भी लोग बहुत यूज़ करते हैं प्रीलिम्स के लिए। राउंड्स में पेपर सॉल्व करते हैं। राउंड्स में मतलब इट्स वेरी सिंपल, बचपन से हम ऐसे करते आए हैं कि जो क्वेश्चन पेपर में हमें पहले आता है, एग्जैक्टली जो श्योर आता है, वो हम पहले सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो वो फर्स्ट राउंड में सॉल्व करना है। जितने क्वेश्चंस लेट से 40-45 हमें श्योरली पता होता है कि इसका ए आंसर है, इसका बी ही आंसर है, वो पहले मार्क करना है फर्स्ट राउंड में। गिव अराउंड 1 आवर टू दैट, ठीक है। 2 घंटे मिलते हैं, उसमें से 1 घंटा आप फर्स्ट राउंड को दो। उसके बाद सेकेंड राउंड में जो बचते हैं उसमें आपके 50-55 क्वेश्चन बचते हैं, उसमें आपने कुछ एलिमिनेट किए होते हैं ऑलरेडी फर्स्ट राउंड में ऑप्शन, तो 2 ऑप्शन बचे रहते हैं कुछ क्वेश्चन में, कुछ क्वेश्चन में 3 ऑप्शंस बचे रहते हैं। तो अभी सेकेंड राउंड में आपका वर्क भी मिनिमाइज होता है, आपको 2 ही ऑप्शन में से चूज़ करना है या 3 ही ऑप्शन में से चूज़ करना है, क्वेश्चन बार बार भी देखना नहीं है, और टाइम भी कम लग जाता है। तो इस टाइप से। और फिर क्या होता है कि ये मेरा खुद का फंडा है कि मतलब एग्ज़ाम में जाने का, प्रीलिम्स का मतलब इट्स कोल्ड स्टार्ट होता है इंजन का। तो कोल्ड स्टार्ट प्रॉब्लम होता है शुरुआत में बिकॉज ऑफ स्ट्रेस। पहले दिमाग चालू होने में थोड़ा टाइम लग जाता है, 15-20 मिनट टाइम लग जाता है। तो उसके बाद हमें चीज़ें याद आने लग जाती है धीरे धीरे। इसलिए जो श्योर नहीं है क्वेश्चन, वो अगर हमने बाद में रखे तो वो बाद में हम कुछ याद आके हम सॉल्व हो जाते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। तो उस टाइप से हम अप्रोच कर सकते हैं। तो ये पेपर सॉल्विंग में अगर आप करोगे और ये टेस्ट सीरीज़ में अगर अभी से अप्लाई करोगे तो आप यू विल बी वेरी मच कंफर्टेबल गोइंग इनटू द एग्ज़ाम कि हमें ये आ रहा है,
ये अप्रोच दिस इज़ वर्किंग फॉर मी, और इससे मुझे मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, तो ये कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है प्रीलिम्स में। इट्स जस्ट लाइक मैं T20 क्रिकेट की तरह प्रीलिम्स को ट्रीट करता हूँ कि बॉल अगर आ रहा है तो मारना है बस। मतलब धोनी जैसा एटीट्यूड रखना है कि क्वेश्चन ये सही होना ही होना है मेरा, मैं मार्क कर रहा हूँ, दैट्स इट। वो गेसिंग में वो पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं पहले ही बता देता हूँ। इसीलिए गेस वर्क जो स्ट्रॉन्ग करता है उसका वैसा एटीट्यूड बन जाता है कि हाँ मैं ये क्वेश्चन मार रहा हूँ, टिक कर रहा हूँ, तो ये सही है। ठीक है, तो ऐसा हो गया पेपर सॉल्विंग का। इसके आगे मैं एक पेपर एनालिसिस का एक फंडा बताता हूँ जो मैंने खुद यूज़ किया है लास्ट 3 ईयर्स से प्रीलिम्स में, विच इज़ वेरी यूज़फुल। टेस्ट सीरीज में आप जब पेपर सॉल्व करते हो, एक सेकेंड, मैं आपका क्वेश्चन बाद में बताता हूँ आपको। CSE और फॉरेस्ट सर्विस टुगेदर मैंने खुद मैनेज किया है, आई हैव ट्राइड टू डू दैट, सो आई विल कम टू दैट। तो मैं ये बात बोल रहा था कि जैसे हम पेपर एनालिसिस का अगर हम देखें तो कोई भी टेस्ट हमने सॉल्व किया, लेट से कोई भी कोचिंग का टेस्ट सीरीज लेके एक टेस्ट सॉल्व किया, तो उसको अलग अलग लेवल पे हमने एनालिसिस करना चाहिए कि सब्जेक्ट कौन सा सब्जेक्ट हमारा वीक है। लेट से ज्योग्राफी वीक है, या पॉलिटी वीक है, या इकोनॉमी वीक है, या करंट अफेयर्स में कोई वीकनेस है, तो वो सब्जेक्ट पे के ऊपर हम फिर ज़्यादा एम्फेसिस कर सकते हैं, उसका ज़्यादा ज़्यादा बार रिवीजन कर सकते हैं। प्रीलिम्स का ऐसा है कि गेस वर्क और रिवीजन दो पिलर्स के ऊपर प्रीलिम्स क्रैक हो जाता है फॉरेस्ट सर्विसेज का। ठीक है, रिवीजन मैक्सिमम होना चाहिए, जो भी आप आज पढ़ रहे हो उसका आपका रिवीजन कम से कम 4 बार हो जाना चाहिए। ठीक है, अभी अगर प्रीलिम्स का डेट आता है लेट से अगस्त में, UPSC का आज की तारीख में, तो आपका तब तक हर सब्जेक्ट जो आज आप पढ़ रहे हो उसका 3 या 4 बार रिवीजन कम से कम हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट वाइज ऐसा एनालिसिस कर सकते हैं हम। या तो फिर मैं एक एनालिसिस मैंने ऑनलाइन भी एक एनालिसिस का एक फंडा मैंने ट्राई किया था कि क्या करो कि राउंड वाइज करो। जो हम राउंड में मैंने बताया कि पेपर सॉल्व राउंड वाइज करने हैं, फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड, तो फर्स्ट राउंड में कितने क्वेश्चन सही आ रहे हैं जो हमें श्योर लग रहे हैं उसमें से हमारे कितने क्वेश्चन सही आ रहे हैं, सेकेंड राउंड में जो हम गेस कर रहे हैं उसमें से कितने क्वेश्चन सही आ रहे हैं। तो उससे हमें पता चलता है कि जो श्योर है उसमें अगर हमारे लेट से 85% भी सही आ रहे, देन वी आर ऑलमोस्ट थ्रू। मतलब सिविल्स में तो हो ही जाता है प्रीलिम्स में, फॉरेस्ट में गेस वर्क पे सेकेंड राउंड पे डिपेंड करता है। सेकेंड राउंड में अगर आपके 70% सही हो रहे तो आपका हो जाएगा फॉरेस्ट सर्विसेज में। ऐसा एक राउंड का फंडा है मेरा। ठीक है, तो अभी एक कुछ क्वेश्चन आए हैं उसको मैं बताता हूँ थोड़ा। कैन वी मैनेज CSE एंड फॉरेस्ट सर्विस टुगेदर? ठीक है, दोनों मैनेज होता है बिकॉज प्रीलिम्स दोनों का सेम ही होता है। सो अगर आप सिविल्स के प्रीलिम्स के लिए पढ़ रहे हैं तो ऑटोमेटिकली फॉरेस्ट सर्विसेज के प्रीलिम्स का भी तैयारी हो रहा है। फॉरेस्ट सर्विसेज के मेंस के लिए 2 महीनों का गैप UPSC ने दे दिया है सिविल सर्विसेज के मेंस के बाद, इसलिए वो 2 महीनों में आप फॉरेस्ट सर्विसेज की पढ़ाई मेंस की कर सकते हो, तो इट इज़ वेरी मच मैनेजेबल। और फॉरेस्ट सर्विसेज के इंटरव्यू भी सिविल सर्विसेज के इंटरव्यू के पहले होते हैं, तो हो सकता है, ये किया जा सकता है, नो प्रॉब्लम इन इट। मैंने खुद ने किया है, इट इज़ मैनेजेबल। हाउ टू सिलेक्ट ऑप्शनल पेपर्स फॉर फॉरेस्ट सर्विस, हाँ इसके बारे में मैं मेंस का जब अभी बात करूँगा तब मैं आऊँगा। ठीक है, डज एनी वन क्रैक UPSC साइड बाय साइड डूइंग जॉब? हाँ ठीक है, हाँ यार ये तो मैंने खुद ही किया है ठीक है, नॉट ब्रैगिंग बट मैं अभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में काम करता था। मैंने अभी ये जॉब नवंबर में छोड़ी है वो, जस्ट कॉज मुझे आगे स्टडीज़ पे फोकस थोड़ा सा करना था। बट मैंने ट्रेनिंग करते करते लास्ट ईयर, मेरा अप्रैल में ट्रेनिंग था अकुर्डी में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का, वो ट्रेनिंग करते करते 1.5 महीना प्रीलिम की पढ़ाई करके मैंने फॉरेस्ट सर्विसेज का भी प्रीलिम्स निकाला है लास्ट ईयर, तो इट्स मैनेजेबल, आई कैन से दैट। ठीक है, तो साइड बाय साइड डूइंग जॉब कर सकते हैं, इतना मुझे पता है। बट थोड़ा सा सिलेबस पे ग्रिप आने के बाद तुम जॉब करते 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 कर सकते हो, बिकॉज सिलेबस का ग्रिप आने में UPSC में या फॉरेस्ट सर्विसेज में टाइम लगता है। ठीक है, व्हेन हैड यू स्टार्टेड द प्रिपरेशन फॉर UPSC एंड हाउ मच ड्यूरेशन इट टुक? मैंने वैसे सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन 2016 में शुरू किया है, और फॉरेस्ट सर्विसेज का एक्चुअली प्रिपरेशन मैंने लास्ट ईयर ही शुरू किया है। इट वाज माय वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। ठीक है, तो ये हुआ। तो मैंने प्रीलिम्स का आपको बताया इन डिटेल कि किस टाइप से अप्रोच करना है प्रीलिम्स को। और प्रीलिम्स में सबसे बड़ी बात जो है, रिफ़र NCERTs रिगरसली, बिकॉज NCERTs से हर साल बहुत सारे क्वेश्चंस आते ही है प्रीलिम्स में। तो NCERTs स्पेशली 10th 11th 12th और 8th के,
ये एनसीईआरटीज बहुत रिगरसली अच्छे से करना है, इसको 4-5 बार रिवाइज करना है, तो आपका स्कोर भी अच्छा हो जाएगा, मैक्सिमाइज हो जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ प्रीलिम्स का। तो अभी मैं मेंस के ऊपर आता हूँ। तो किसी ने ये सवाल पूछा है कि हाउ टू सिलेक्ट ऑप्शनल पेपर्स फॉर फॉरेस्ट सर्विस, ठीक है। तो इसके ऊपर पहले फोकस करते हैं, बिकॉज फॉरेस्ट सर्विसेज के मेंस में देर आर 6 पेपर्स, उसमें से 4 ऑप्शनल के होते हैं, 2 डिफरेंट ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के, ठीक है। तो फिर इसमें किस टाइप से करना है, एक तो मैंने जिस टाइप से अप्रोच किया है कि मेरा एक ऑप्शनल कॉमन था सिविल सर्विसेज का, मेरा जो ऑप्शनल था वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग था, और इधर फॉरेस्ट सर्विसेज में मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑप्शनल अवेलेबल है। सो मेरा एक ऑप्शनल कॉमन था, सो मेरे लिए एक ऑप्शनल बचता है। मैंने कुछ ट्रेंड लास्ट ईयर का स्टडी किया कि कौन से ऑप्शनल के लोग ज़्यादा सिलेक्ट हो रहे हैं, कौन से ऑप्शनल्स में मार्क्स मिल रहे हैं लोगों को। तो वो थोड़ा सा ट्रेंड समझने के बाद मैंने फॉरेस्ट्री चूज़ किया। और दूसरा एक रीज़न ये भी था कि सिंस इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है, फॉरेस्ट्री उसका स्पेशलाइजेशन। तो फॉरेस्ट्री अगर हम पढ़ते हैं तो एक्चुअली सर्विस रिलेटेड हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो फिर सर्विस रिलेटेड पढ़ रहे हैं, तो इसलिए मैंने फॉरेस्ट्री चूज़ किया। तो आप अगर चाहे तो दूसरे भी ऑप्शनल चूज़ कर सकते हैं। कोई लोग जियोलॉजी और फॉरेस्ट्री चूज़ करते हैं, स्पेशली ज्योग्राफी ऑप्शनल वाले बहुत लोग जियोलॉजी चूज़ करते हैं, ठीक है। या फिर कोई एग्री इंजीनियरिंग और फॉरेस्ट्री चूज़ करते हैं। इसमें एक बात ध्यान रखना, ऑप्शनल पेपर चूज़ करते टाइम यूपीएससी ने कुछ पेयर ऑफ ऑप्शनल्स अलाउ नहीं किए हैं फॉरेस्ट सर्विसेज में, ठीक है। तो वो हम नहीं चूज़ कर सकते, जैसे कि दोनों इंजीनियरिंग ऑप्शनल हम नहीं चूज़ कर सकते। फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ऐसे दोनों इंजीनियरिंग के नहीं चूज़ कर सकते, आपको कोई दूसरा लेना पड़ेगा। तो ये इस बात का पहले ध्यान रखना चूज़ करते टाइम, ठीक है। और कोशिश ऐसी रखना कि जो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है, एक एक कम से कम ऑप्शनल आपका सिविल से मैच करता हो, तो आपका पढ़ाई का थोड़ा सा जो बर्डन है वो आगे के सिविल सर्विस मेंस के बाद जो 2 महीने मिलते हैं उसमें थोड़ा कम हो जाएगा। तो इसलिए कोशिश करना कि एक ऑप्शनल कॉमन चूज़ करो, ठीक है। और दूसरी बात, अगर दोनों ऑप्शनल आपको अलग चूज़ करने हैं सिविल सर्विसेज से, लेट से किसी का पॉलिटिकल साइंस है सिविल्स में, तो फिर इधर कैसे चूज़ करेंगे, ठीक है। तो फिर एक तो आपका ग्रेजुएशन देख लेना, अगर ग्रेजुएशन का आपका इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट है तो आप वो चूज़ कर सकते हो, और एक फॉरेस्ट्री, या तो फिर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग इज़ द बेस्ट, मतलब उसका पढ़ाई अराउंड 2 महीने में हो जाता है, और उसके साथ फॉरेस्ट्री कर सकते हैं, ठीक है। और फॉरेस्ट्री का भी पढ़ाई 1-1.5 महीने में आराम से हो जाएगा, बस एक ही बुक पढ़ना है फॉरेस्ट्री के लिए, ठीक है। किसी ने पूछा है कि हाउ मच टाइम इट टुक, ठीक है। अभी फॉरेस्ट सर्विसेज का मैं आपको बताऊं तो मेरा एक ऑप्शनल सब्जेक्ट बस अलग था, तो मुझे अराउंड 1.5 मंथ लगा है फॉरेस्ट सर्विसेज के प्रिपरेशन के लिए। बाकी सिविल सर्विसेज के प्रिपरेशन के बेसिस पे मैंने फॉरेस्ट सर्विसेज की मेंस दी है। अभी मैं मेंस के बारे में बात कर रहा हूँ, तो ठीक है। किसी ने एक क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज़ द नेचर ऑफ जॉब। देखो, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस इज़ फर्स्टली, लेट मी टेल यू, ऑल इंडिया सर्विस है। कैडर बेस्ड अपॉइंटमेंट्स होते हैं, तो आपको एक स्टेट में किसी नेशनल पार्क या जू में या किसी सेंचुरी में या टाइगर रिजर्व में आपका अपॉइंटमेंट होगा। वहाँ पे आपको रेगुलेशन का और फॉरेस्ट पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन का बेसिकली काम दिया जाता है। फॉरेस्ट ऑफिसर क्या काम करते हैं, तो एक तो फॉरेस्ट पॉलिसी जो कंट्री की है अपनी, 33% फॉरेस्ट कवर हमें लाना है, तो वो पहले तो इम्प्लीमेंट करना है। दूसरा काम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन का, और तीसरा ट्राइबल वेलफेयर का। ये 3 पिलर्स पे फॉरेस्ट ऑफिसर्स का वर्क पूरा डिपेंडेंट होता है, ठीक है। तो ये नेचर ऑफ जॉब है बेसिकली। और दूसरी बात, अभी मेंस के बारे में बात करते हैं फॉरेस्ट सर्विसेज के। तो कितना टाइम देना चाहिए, किसी ने पूछा है कि कितना टाइम देना चाहिए एक सिलेबस के ऊपर ग्रिप आने के लिए। तो एक बात तो ये थोड़ा सा इंडिविजुअल पे भी डिपेंड करता है, बट हमें अराउंड लेट से 6 पेपर है, तो 6 में से 2 जीएस और इंग्लिश है, और 4 ऑप्शनल के हैं। तो अगर आप ऑप्शनल के साथ कंफर्टेबल हो तो आप जीएस और इंग्लिश के ऊपर ज़्यादा फोकस कर सकते हो। वाई मोर फोकस ऑन जीएस और इंग्लिश, बिकॉज अगर आप नेचर ऑफ एग्ज़ाम देखोगे फॉरेस्ट सर्विसेज के मेंस का, तो ऐसा है कि जीएस और इंग्लिश के पेपर्स 300 मार्क्स ईच के, ठीक है, और ऑप्शनल के पेपर 200 मार्क्स के ईच है। तो ऑटोमेटिकली इफ़ यू सी कि ऑप्शनल से ज़्यादा जीएस और इंग्लिश का वेटेज है पेपर्स का, ठीक है। तो इसलिए इसके ऊपर फोकस करना चाहिए, और स्पेशली इंग्लिश।
इंग्लिश में बहुत मार्क्स आ सकते हैं इफ़ यू केयरफुली हैंडल योर ग्रामर इन दैट पेपर। 300 मार्क्स का पेपर होता है, मुझे इस साल 168 आए। तो आई कैन टेल यू कि अगर ग्रामर थोड़ा सा हैंडल करें ना हम इजीली, तो बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं इंग्लिश में। और इंग्लिश कैन बी दैट डिसाइडिंग फैक्टर ऑप्शनल्स के अलावा, जो आपको सिलेक्ट करा सकता है मेंस में, ठीक है। किसी ने पूछा है कि व्हाट व्हाट यू डन आउट ऑफ द बॉक्स। देखो यार, आउट ऑफ द बॉक्स कोई कुछ करता नहीं है, वी जस्ट फॉलो द प्रोसेस। बस हम डिटेल में मेथोडिकली करते हैं चीज़ें, तो आउटपुट कभी कभी अच्छा मिल जाता है। और थोड़ा सा लक भी होता ही है, ऑफ कोर्स आई मस्ट एक्सेप्ट दैट, क्योंकि सारे फैक्टर्स कंट्रोलेबल नहीं होते। मैंने पेपर लिखा, उसके बाद चेकर के पास पेपर गया, तो दैट्स एन अनकंट्रोलेबल फैक्टर कि वो कितने मार्क्स देता है। व्हाट आई कैन कंट्रोल इज़ मैं अच्छा आंसर लिखूँ और उसके अराउंड अच्छे मार्क्स, एवरेज मार्क्स तो भी मिलेंगे, इतना इंश्योर करूँ, ठीक है। तो फिर हाँ, किसी का क्वेश्चन आया कि प्रीलिम्स के प्रिपरेशन के टाइम डे कैसे शेड्यूल किया। एक्चुअली ये इंडिविजुअली हमें बनाना चाहिए हमारा खुद का टाइम टेबल, कि हमारा मतलब अभी मेरा मेरा खुद का ऐसा था कि मैं रात में मेरी अच्छी पढ़ाई होती है तो मैं रात में ज़्यादा पढ़ता था। तो किसी का कभी कभी सुबह बहुत किसी की सुबह बहुत अच्छी पढ़ाई होती है तो कोई सुबह पढ़ लेता है, ठीक है। तो ऐसा भी होता है। अभी टॉकिंग अबाउट मेंस, ठीक है। रंजीत ने पूछा कि हाउ इंटरव्यू क्वेश्चंस ऑफ सीएसई आर डिफरेंट फ्रॉम फॉरेस्ट्री। ठीक है, जब ये इंटरव्यू के स्टेज के ऊपर आऊँगा तो मैं रंजीत को आंसर करूँगा, ठीक है। हाउ हैड यू मैनेज योर प्रिपरेशन विथ योर जॉब। टू बी ऑनेस्ट, मैंने प्रीलिम्स का प्रिपरेशन खाली जॉब के साथ किया था, बाद में मैंने गैप लिया। सो प्रीलिम्स का तो मुझे काफ़ी अच्छा आइडिया आ गया था, इसलिए सिलेबस का मतलब पूरा मेरी पढ़ाई हो चुकी थी पहले ही। तो इट वॉज जस्ट अ मैटर ऑफ रिवीजन और थोड़े क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने थे, तो उतना मेरा 5-6 घंटे में होता था रोज़। डेली 5 घंटे 6 घंटे हम पढ़ ही सकते हैं जॉब के बाद, इतना मैंने लास्ट ईयर किया है। तो 5-6 घंटे भी डेली अगर आप कंसिस्टेंसी से करते हो तो इट्स मैनेजेबल, ठीक है। कमिंग बैक टू मेंस, तो मैंने ये बताया था कि इंग्लिश और ऑप्शनल बहुत डिसाइडिंग पेपर्स होते हैं इसमें, ठीक है। तो पहले तो आते हैं कि इंग्लिश के ऊपर। इंग्लिश में देखो 50 मार्क्स का ग्रामर होता है 300 मार्क्स में से। हाउ इज़ फॉरेस्ट सर्विसेज ट्रेनिंग, इज़ इट चैलेंजिंग। ऑनेस्टली मेरा ट्रेनिंग अभी तक हुआ नहीं है, जब होगा तब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो इंग्लिश के बारे में बात कर रहे थे। इंग्लिश का 50 मार्क्स का ग्रामर होता है, तो 50 मार्क्स का ग्रामर बहुत स्कोरिंग होता है, बिकॉज अगर आपका सही आया है तो उसको पूरे मार्क्स देने पड़ेंगे। इट्स जस्ट लाइक दैट, फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, एक्टिव का पैसिव वॉइस करना पड़ेगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच देखना पड़ेगा, इनकरेक्ट सेंटेंस को करेक्ट बनाना पड़ेगा, या फिर कोई वर्ड दे देंगे, उस वर्ड को सेंटेंस में डाल के एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना पड़ेगा। इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। इफ़ यू मैनेज टू डू दैट, इसमें बहुत स्कोर होता है। तो ये 50 मार्क्स का ध्यान रखना। इसके लिए मैंने एक बुक रेफ़र करी थी, मैं अभी आपको बताता हूँ। एक इंग्लिश फॉर जनरल कॉम्प्रिहेंशन नाम की बुक आती है, नीतू सिंह की, ठीक है। तो इसमें ग्रामर का काफ़ी अच्छा कवरेज दिया है, इडियम्स, फ्रेजेस वगैरह सब कुछ, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और डायरेक्ट इनडायरेक्ट पैसिव एक्टिव, तो इसके रूल्स वगैरह काफ़ी अच्छे से दिए हैं। इफ़ यू गो थ्रू दैट तो हमें आइडिया आ जाता है कि एग्ज़ाम में कैसे डील करना है। और सेकेंडली, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने, एक्सक्यूज़ में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थोड़े देख लेना इंग्लिश के लिए, ठीक है। इंग्लिश में क्या होता है कि देयर हैव द सेम पैटर्न एवरी ईयर। एक प्रेसी राइटिंग होगा, उसमें पैरा देंगे, उसका 1/3 करना पड़ेगा आपको और लिखना पड़ेगा। सेकेंड होगा एक पैराग्राफ देंगे, उसके ऊपर क्वेश्चंस होंगे नीचे, उसके सब्जेक्टिवली आंसर लिखने पड़ेंगे। और एक लेटर राइटिंग होता है, एक रिपोर्ट राइटिंग होता है। तो ये बस सिविल सर्विसेज और फॉरेस्ट सर्विसेज के इंग्लिश के पेपर में डिफरेंस है, कि सिविल सर्विस में लेटर राइटिंग और रिपोर्ट राइटिंग नहीं है, फॉरेस्ट सर्विसेज में है। तो इसका मैंने क्या किया था, इसका बस ऑनलाइन जाके मैंने देखा, ठीक है। तो ऑनलाइन बस फॉर्मेट देख लिया, किस टाइप से राइट करना होता है, फॉर्मेट और फॉर्मल लैंग्वेज कैसी होती है लिखने की, और उसी हिसाब से मैं गया और लिख के आया, तो मार्क्स मिल गए, ठीक है। तो इस टाइप से हम अप्रोच कर सकते हैं। बाकी अगर हमें इंग्लिश में थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं है तो क्या एक काम कर लेना कि 1-2 पेपर प्रीवियस ईयर के सॉल्व करके देख लेना।
इफ़ यू फील कंफर्टेबल देन कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहाँ कहाँ पे कौन से टॉपिक्स में हमें ग्रामर में प्रॉब्लम आ रही है तो फिर वो हम जॉट डाउन कर सकते हैं। अगर कॉन्फिडेंट है तो अराउंड 3-4 आवर्स का भी स्टडी, अराउंड 3 आवर्स का भी स्टडी डेली बेसिस पे इनफ हो जाएगा इंग्लिश के लिए। ठीक है, ठीक है। एक क्वेश्चन आया कि हाउ शुड बी द डेली स्टडी रूटीन फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स एस्पिरेंट हु इज़ डूइंग जॉब 9 to 6। 9 to 6 अगर जॉब कर रहे हो तो 6 के बाद आके फ्रेश हो जाना। मैंने जो किया है वही बताता हूँ, ठीक है। तो 6 के बाद आके फ्रेश हो जाना, थोड़ा सा टाइम पास कर लेना बिकॉज जॉब के बाद मेंटली टायर्ड हो जाते। तो अराउंड 7:30 बजे बैठ जाना, 7:30 से 9:30 का एक सेशन कर लेना, फिर खाना खा लेना, और फिर 10 से 2 बजे का एक सेशन कर लेना, फिर 2 बजे सो जाना, 8 बजे उठ के 9 बजे जॉब भाग लेना। तो चार चार बजे वो घंटे और वो 2 घंटे, 6 घंटे पढ़ाई आराम से हो जाती है, और 6 घंटे आई थिंक प्रीलिम्स के लिए इट्स इनफ। ठीक है। तो कमिंग बैक टू मेंस, व्हाई हैड यू नॉट चूजन आईएएस? ओके, फर्स्टली आईएएस कम्स इनटू सिविल सर्विसेज। ठीक है, मैंने सिविल सर्विसेज का भी एग्ज़ाम दिया था। अनफॉर्चुनेटली मेरा इंटरव्यू को इस बार नहीं हो पाया। लास्ट ईयर आई आल्सो गेव द इंटरव्यू बट फाइनल में नहीं हो पाया। तो आईएएस का भी आई एम एस्पायरिंग फॉर दैट। इस साल भी मैं आईएएस के लिए एग्ज़ाम दे रहा हूँ। आईएफएस का एग्ज़ाम बस मेंस और इंटरव्यू अलग होता है, प्रीलिम्स दोनों का सेम होता है। ठीक है, और ये चूज़ करने का जो होता है वो मेंस के बाद हमें चॉइसेस देने पड़ते हैं पोस्ट के। ठीक है, कमिंग बैक टू मेंस, दूसरा पेपर जो इम्पोर्टेंट है वो जीएस। अभी जीएस का आपका मोस्ट ऑफ द प्रिपरेशन जो होता है वो आपका सिविल्स के साथ हो जाता है। ठीक है, तो अभी क्या होता है कि सिविल्स के हिसाब से ही उसमें क्वेश्चंस आते हैं। जैसे सिविल सर्विसेज में हिस्ट्री होता है, ज्योग्राफी होता है, पॉलिटी होता है, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और इकोलॉजी, एनवायरनमेंट, इसके ऊपर ही क्वेश्चंस आते हैं। और फॉरेस्ट सर्विसेज में तो अच्छा खासा सेग्रीगेशन किया हुआ है। 6 सेक्शंस में क्वेश्चन देते हैं, हर सेक्शन में 4-4 क्वेश्चन होते हैं। 24 टोटल क्वेश्चंस होते हैं जीएस के पेपर में, जनरल स्टडीज़ के पेपर में। ठीक है, तो फिर उसमें हमें हर हर सबसे बड़ा चैलेंज एक्चुअली जीएस में ये होता है कि पेपर कंप्लीट करना। ठीक है, बिकॉज everyone who prepares for civil services, they are used to write 20 questions in 3 hours, but here in forest services means you have to write 24 questions in 3 hours। ठीक है, और मार्क्स का वेटेज भी ज़्यादा है। 250 मार्क्स का जनरल स्टडीज़ का पेपर सिविल सर्विसेज में होता है, यहाँ पे 300 मार्क्स का पेपर होता है। ठीक है, हाँ, हालांकि क्या डिफरेंस है दोनों में अभी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, पहली बात तो जो ट्रेंड पहले चल रहा था फॉरेस्ट सर्विसेज में अप टू लास्ट ईयर ऑलमोस्ट, कि थियोरेटिकल और बेसिक क्वेश्चन बहुत कंसेप्चुअल पूछ रहे थे। अभी ट्रेंड थोड़ा सा इस साल चेंज हुआ है। इस साल हमारे टाइम क्वेश्चंस थोड़े से करंट अफेयर्स बेस्ड भी आए। जैसे कि पॉलिटी में उन्होंने असिमेट्रिकल फेडरलिज्म पे क्वेश्चन पूछा। वो जम्मू कश्मीर के आर्टिकल 370 रिवोक किया ना, तो उसके कंटेक्स्ट में क्वेश्चन आया था वो। ठीक है, तो उस टाइप के करंट अफेयर्स बेस्ड भी क्वेश्चन आते हैं, जिसका फ्रेमिंग और थोड़ा सा उसकी डिमांड एड्रेस करना कभी कभी चैलेंजिंग हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस भी अभी सिविल सर्विसेज के टाइप के फॉरेस्ट सर्विसेज में भी आ रहे हैं। तो इसीलिए सिविल सर्विसेज की जब हम प्रिपरेशन करते हैं तो इट हेल्प्स इन फॉरेस्ट सर्विसेज एज वेल। ठीक है, जनरल स्टडीज़ के लिए। और इसके अलावा मैंने आपको बताया एक और चैलेंजिंग जीएस में एक चीज़ जो होती है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सेक्शन, इसको कैसे डील करना है। मैं आपको पहले ये बताता हूँ कि साइंस एंड टेक का ऐसा है कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो आप देखोगे, ट्रेंड देखोगे प्रीवियस ईयर में यूपीएससी का, टेक्नोलॉजी के ऊपर क्वेश्चन ज़्यादा पूछे हैं। फॉर एग्जांपल लेज़र पे पूछ लिया, एलसीडी पे पूछ लिया, कभी लाईफाई पे पूछ लिया। तो टेक्नोलॉजी जो न्यूज़ में है या फिर लास्ट 2-3 साल से आए हुए हैं थोड़े से, वो थोड़ा सा एक बार रिव्यू कर लेना कि वो टेक्नोलॉजीज़ कैसे वर्क करते हैं, क्या बेसिक प्रिंसिपल है। थोड़ा सा एक बेसिक आइडिया होना चाहिए, पूरा इन डेप्थ नहीं पता हो तो भी चलेगा, एप्लीकेशंस इतना बस पता हो तो हो जाता है। ठीक है, और बाकी कुछ कुछ क्वेश्चन एकदम अनडूएबल होते हैं साइंस टेक्नोलॉजी में, जो किसी को नहीं पता होते, दैट्स फाइन। वो किसी को नहीं पता होते, वो इसीलिए वहाँ पे हम लेवल प्लेइंग फील्ड पे आ जाते हैं। ठीक है, तो ये हुआ जनरल स्टडीज़ का। और इसके अलावा जनरल स्टडीज़ की जो बाकी के सेक्शन हैं, हिस्ट्री फॉर एग्जांपल, हिस्ट्री में अगर आप देखोगे तो एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न, ऐसे 3 सेक्शंस में से क्वेश्चन आएंगे। और एंशियंट पे एक क्वेश्चन, मेडिवल पे एक, और मॉडर्न इंडिया पे 2 क्वेश्चन। ऐसा एक ट्रेंड यूपीएससी का दिखता है फॉरेस्ट सर्विसेज के मेंस में पूछने का। ठीक है, तो इसका बेसिक एनसीईआरटी से ही प्रिपरेशन करना, जैसे हमने प्रीलिम्स के लिए जो किए एनसीईआरटी रेफर 11th-12th के,
हिस्ट्री के लिए, एंशियंट मेडिवल और मॉडर्न के लिए, वही एनसीईआरटीज अगर आप रिफर करोगे तो भी इजीली वो क्वेश्चंस टैकल हो जाएंगे आपके, ठीक है। पॉलिटी का भी ऐसा ही है, लक्ष्मीकांत हम रेफ़र करते हैं सिविल सर्विसेज की प्रीलिम्स के लिए, तो वही बुक अगर हमने फॉरेस्ट सर्विसेज के लिए भी, जीएस के लिए रिफ़र करी तो इट बिकम्स बेनिफिशियल, क्योंकि बेसिक क्वेश्चंस दो आते हैं, चार में से दो बेसिक क्वेश्चन आते हैं। फॉर एग्जांपल ऑर्डिनेंस क्या होता है, कौन से आर्टिकल के अंडर है, और इसके रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट के क्या जजमेंट्स है, ऐसा एक क्वेश्चन लास्ट ईयर आया था। तो ये बेसिक एकदम लक्ष्मीकांत पढ़ के भी हो जाता है, ठीक है। तो ये अगर हमने टैकल कर लिया तो बाकी दो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हम मतलब कोई भी कोचिंग का मटेरियल देख रिफ़र करके भी टैकल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हुआ पॉलिटी का। इकोनॉमी का ऑलमोस्ट सारे करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। जैसे लास्ट ईयर हमें क्वेश्चन जो आया था व्हाट इज़ रिसेशन, वो एकदम टेक्निकल टर्म्स पूछेंगे इकोनॉमी के रिलेटेड। इकोनॉमी का एकदम मतलब टेक्निकल टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स वाले क्वेश्चंस नहीं आएंगे, बट करंट के कंटेक्स्ट से रिलेटेड होंगे। जैसे कि रिसेशन क्यों रिलेटेड था, बिकॉज लास्ट ईयर आवर फाइनेंस मिनिस्टर सेड कि इंडिया इज़ नॉट इन रिसेशन, सो दैट्स वाई दैट बिकम पॉइंट ऑफ डिबेट कि रिसेशन है या नहीं है इंडिया में, और रिसेशन क्या होता है बेसिकली। कुछ इकोनॉमिस्ट बोल रहे थे कि रिसेशन चल रहा है इंडिया में, दैट्स वाई वो क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा, ठीक है। तो फिर इस टाइप से हम अप्रोच कर सकते हैं इकोनॉमी में। जोग्राफी और इकोलॉजी एक और सेक्शन होता है उसमें, तो टोटल 6 सेक्शंस है, उसमें से ये 6 सेक्शन है, ठीक है, जोग्राफी और इकोलॉजी। तो जोग्राफी और इकोलॉजी तो हम बेसिक जो एनसीईआरटी और वो पढ़ते हैं प्रीलिम्स के लिए, जोग्राफी के एनसीईआरटीज, और इकोलॉजी के लिए शंकर आईएएस, उतना भी रिफ़र करें तो भी काम हो जाता है अपने उतने, उससे हम क्वेश्चंस को अच्छे से टैकल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा बाकी बचते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट 4। तो ऑप्शनल में मैंने अभी फॉरेस्ट्री चूज़ किया था, तो मैं थोड़ा सा फॉरेस्ट्री के ऊपर आपको बताता हूँ, बिकॉज फॉरेस्ट्री इज़ वेरी कॉमन ऑप्शनल आई वुड से, रादर द मोस्ट कॉमन विच सिलेक्टेड पीपल चूज़, ठीक है। आप अगर देखोगे टॉप 20 या टॉप 50 में भी, तो फॉरेस्ट्री के अराउंड आपको टॉप 50 में से 30 to 35 लोग आराम से मिल जाएंगे विथ फॉरेस्ट्री ऑप्शनल, बिकॉज वो सर्विस से रिलेटेड है, इसलिए बहुत सारे लोग लेते भी हैं। तो फॉरेस्ट्री को कैसे प्रिपेयर करना है, आई विल जस्ट टेल यू इन ब्रीफ, ठीक है। तो फॉरेस्ट्री का एक तो 2 पेपर होते हैं, और दोनों पेपर्स में सेक्शन ए और सेक्शन बी ऐसे 2 कैटेगरीज है। सेक्शन ए दोनों पेपर्स के टेक्निकल है, और सेक्शन बी दोनों पेपर्स के जेनरिक है। जेनरिक मतलब जनरल स्टडीज़, जैसे जैसे एनवायरनमेंट हम जनरल स्टडीज़ में पढ़ते हैं सिविल सर्विसेज के लिए या प्रीलिम्स के लिए भी तो वैसे ही क्वेश्चंस बेसिकली आते हैं, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं होता। जो जनरल स्टडीज़ के सिविल सर्विसेज के मेंस के लिए हम पढ़ते हैं इकोलॉजी एनवायरनमेंट, वही बेसिक क्वेश्चंस उसमें आते हैं। जैसे कि व्हाट इज़ इकोलॉजिकल एनर्जेटिक्स, तो हम वो पढ़ते हैं, पिरामिड जो पढ़ते हैं एनर्जेटिकल, तो वो सिविल्स में भी पढ़ते हैं, तो वो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं एकदम, तो उसको इजीली हम टैकल कर सकते हैं, जो सेक्शन बी में आते हैं दोनों पेपर के। बट सेक्शन ए जो होता है वो टेक्निकल होता है, तो वो फॉरेस्ट रिलेटेड होता है। जैसे कि सेक्शन ए पेपर 1 में बहुत से क्वेश्चन जो आते हैं वो सिल्वीकल्चर रिलेटेड आते हैं, ठीक है। और सेक्शन ए पेपर 2 में बहुत से क्वेश्चन जो आते हैं वो यील्ड एस्टिमेशन वगैरह, जो फॉरेस्ट के ट्रीज़ होते हैं उसका हाइट कैसे मेजर करते हैं, डायमीटर कैसे मेजर करते हैं, उसका यील्ड एस्टिमेशन कैसे करते हैं, कितना यील्ड इस साल हुआ है फॉरेस्ट में ट्रीज़ का, वो कैसे करते हैं, वो काफ़ी टेक्निकल टॉपिक है वो, ठीक है। तो वो एक्चुअली आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ कि टेक्निकल जो टॉपिक है फॉरेस्ट्री में वो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है, बिकॉज उसमें अगर आप पिन पॉइंट लिखोगे जैसे बुक में दिया है तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, बट जेनरिक में उतना स्कोरिंग नहीं है जेनरिक इवन। तो आपको ऑप्शन रहता है कि सेक्शन बी में से, अभी कैसा है कि फॉरेस्ट्री में ऑप्शनल में 8 क्वेश्चन है, 8 में से आपको 5 चूज़ करके लिखने हैं, तो 5 में से आप लेट से 3 सेक्शन बी से चूज़ कर सकते हो और 2 सेक्शन ए से चूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसा ऐसा किया तो जेनरिक क्वेश्चन आप ज़्यादा अटेम्प्ट कर रहे हो तो आपका स्कोर कम हो जाएगा। अगर आप दोनों सेक्शन ए करोगे तो आपका स्कोर बढ़ सकता है। जैसे कि मैंने इस बार फॉरेस्ट्री के पेपर 2 के लिए सेक्शन ए पेपर 2 का बहुत अच्छे से किया था, और मुझे काफ़ी अच्छे मार्क्स आए इसलिए उसमें, ठीक है। तो उस टाइप से हम कर सकते हैं, बट क्या होता है कि ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट, अभी हमारे पास है कितने महीने, अराउंड 2 महीने सिविल सर्विसेज के मेंस के बाद, तो टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से काफ़ी कुछ टेक्निकल पार्ट हम ग्रास भी नहीं कर पाते, और ये हो भी नहीं पाता वो सब, ठीक है। तो
इसीलिए हम ऐसा कर सकते हैं ट्रेड ऑफ करने के लिए कि मैंने जैसे इस साल किया कि टेक्निकल, एक पेपर का टेक्निकल ज़्यादा सॉल्व कर रहे हैं और दूसरे पेपर का जेनेरिक सेक्शन भी ज़्यादा सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये हुआ। उसके लिए मटेरियल, अभी मटेरियल फॉरेस्ट्री के लिए सबको एक बेसिक बुक पता है, वो मणिकंदन और प्रभु की, वही बुक जनरली रिफ़र की जाती है। काफ़ी वेल सॉर्टेड बुक है वो। कुछ इश्यूज है उसमें, कुछ टॉपिक्स उसमें दिए हुए नहीं है, तो वो इंटरनेट पर सर्च करके भी आपको मिल सकते हैं। मैंने सर्च करके एक अपना खुद का एक वर्ड फाइल बना के रखा था, एंड दैट वर्क वेरी वेल फॉर मी, ठीक है। तो और फॉरेस्ट्री में सबसे बड़ी बात जो आपको बताता हूँ मैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सबसे ज़्यादा रिफ़र करना है, बिकॉज ऑलमोस्ट 50 to 55% जो आपका पेपर होगा इट विल बी बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो आपका जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़्यादा रिफ़र करते हो, उसके लिखने की ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो, तो यू बिकम वेरी हैबिचुअल कि हाँ, इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं एंड हमें इसको टैकल कैसे करना है। आपको आंसर्स भी याद हो जाते हैं बहुत बहुत हद तक, तो यू कैन राइट वेरी वेल इन एग्ज़ाम, ठीक है। तो ये हुआ फॉरेस्ट्री का। फॉरेस्ट्री में मैंने एक्चुअली टेस्ट सीरीज़ लगाया था, बट ज़्यादा टेस्ट में सॉल्व नहीं कर पाया। एक दो टेस्ट ही किए, बट एक दो टेस्ट इसीलिए किए क्योंकि फॉरेस्ट्री का वो टेक्निकल लैंग्वेज आना चाहिए आंसर्स में अपने। सब्जेक्टिव पेपर है, टेक्निकल सब्जेक्ट है, तो टेक्निकल वर्ड्स आने चाहिए आंसर में अपने, ठीक है। तो वो टेक्निकल वर्ड्स जब तक नहीं आते तब तक एग्जामिनर विल नॉट फील लाइक गिविंग यू मार्क्स, ठीक है। तो इसीलिए हमें थोड़ा सा लिखने का उस टाइप से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने एक दो पेपर्स लिखे थे लास्ट ईयर, एक पेपर 1 का लिखा था, एक पेपर 2 का लिखा था, एंड दैट हेल्प, ठीक है। हाँ, तो ऐसा भी आप कर सकते हो कि टेस्ट सीरीज लगाया और कुछ पेपर सॉल्व भी किए। अभी एक प्रैक्टिकली स्पीकिंग इतना सब कम टाइम में फिजिबल नहीं होता है। अगर आपने लेट से किसी अभी जैसे किसी ने पूछा था कि सिविल सर्विसेज और फॉरेस्ट सर्विसेज दोनों साथ में हमने किया, तो सिविल सर्विसेज के बाद आदमी फ्रैंकली स्पीकिंग बहुत थका रहता है और पढ़ने का मन नहीं होता लिटरली। तो कैसे पढ़ते हैं मतलब ऐसे टाइम में लोग, ठीक है। तो एक मैंने जो किया था कि सराउंड योर सेल्फ विथ वैसे लोग जो फॉरेस्ट सर्विसेज का भी प्रिपरेशन कर रहे हैं सिविल सर्विसेज के मेंस के बाद। जैसे मैं जहाँ पे लाइब्रेरी में बैठता था, वहाँ अराउंड जो भी लोग बैठते थे वो सारे फॉरेस्ट सर्विसेज के प्रिपरेशन वाले थे, ठीक है। तो एक हमें खुद का ही मोटिवेशन मिलता रहता है पढ़ने का, और बाकी तो पढ़ाई हमें खुद ही करनी है, ठीक है। तो एक ये कर सकते हैं, और फ्रैंकली स्पीकिंग 15-20 दिनों का गैप लेना चाहिए सिविल सर्विसेज की मेंस के बाद, बिकॉज मेंटली वी नीड इट। अदरवाइज हम फुल फोकस से फॉरेस्ट सर्विस का पढ़ाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो इतना ये हुआ फॉरेस्ट सर्विसेज के मेंस के बारे में। इंजीनियरिंग ऑप्शनल का आई वुड से कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही ज़्यादा करो इंजीनियरिंग ऑप्शनल में। दैट गिव्स यू वेरी गुड मार्क्स। और मतलब कैसा होता है कि प्रीवियस ईयर के टाइप के ही क्वेश्चंस रिपीट होते जाते हैं हर साल, तो ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है सिविल्स और फॉरेस्ट सर्विसेज के इंजीनियरिंग ऑप्शनल्स में, ठीक है। खाली डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो और एडिशनल टॉपिक्स रहते हैं कुछ मैकेनिकल में, फॉर एग्जांपल सी लैंग्वेज वगैरह। तो एक्चुअली वो लैंग्वेज ज़्यादा स्कोरिंग होते हैं वो टॉपिक्स। तो इफ़ यू हैव टाइम यू कैन एम्फेसाइज ऑन दैट। जो एडिशनल टॉपिक है जो स्कोरिंग है उसके ऊपर प्रिपेयर करके उसमें ज़्यादा मार्क्स ला सकते हो। मुझे इतना टाइम नहीं मिला इसलिए मैं कर नहीं पाया, ठीक है। ये हुआ मेंस का। अभी इंटरव्यू पे आते हैं। तो पहली बात, रंजीत ने पूछा था कि हाउ फॉरेस्ट सर्विसेज का इंटरव्यू इज़ डिफरेंट फ्रॉम सिविल सर्विसेज का इंटरव्यू, ठीक है। पहले सिमिलैरिटी बताता हूँ फिर डिफरेंस बताऊँगा। एक तो इंटरव्यू में फॉरेस्ट सर्विसेज के और सिविल सर्विसेज के आपका डैफ पैनल के हाथ में होता है। डैफ मतलब डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। तो उस डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म के बेसिस के ऊपर पैनल आपको इंटरव्यू करता है। उसमें आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है, आप कौन है, कहाँ के हैं, और आपका जॉब प्रोफाइल क्या है, आपने कहाँ से पढ़ाई की है, आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स क्या है, आपके हॉबीज़ क्या है, कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी आपने की है क्या कॉलेज यूनिवर्सिटी में वगैरह। तो इस सब पे वो डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म रहता है। तो वो पूरी इन्फॉर्मेशन पैनल के पास रहती है इन सिविल सर्विसेज इंटरव्यू एज वेल एज फॉरेस्ट सर्विसेज इंटरव्यू, ठीक है। तो फिर इसी के ऊपर आपका इंटरव्यू बेस्ड होता है जनरली। अराउंड 40% इंटरव्यू आपका इसी के ऊपर बेस्ड रहेगा। तो ये एक सिमिलैरिटी है दोनों में। सेकेंड सिमिलैरिटी ये है कि करंट अफेयर्स के जो टॉपिक्स है, जो करंट इश्यूज जो चल रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल
लेट्स से जेएनयू में कुछ हुआ, दंगा हुआ, कुछ हुआ, तो आपको किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा? अगर आप किसी अच्छे कॉलेज से हो तो वो इस टाइप से पूछेंगे कि भाई आपके कॉलेज में ऐसा क्यों नहीं हो रहा, जेएनयू में जो हो रहा है। तो ये करंट अफेयर्स के बेसिस पे भी क्वेश्चंस आते हैं, वो सिविल सर्विसेज में भी पूछे जाते हैं और फॉरेस्ट सर्विसेज में भी। मोस्टली ओपिनियन बेस्ड होते हैं कि आपका इसके ऊपर क्या ओपिनियन है। फॉर एग्जांपल मुझे लास्ट ईयर सिविल सर्विसेज के इंटरव्यू में पूछा था कि आपका राफेल डील जो अभी जिसके ऊपर मीडिया ने इतना ये किया है, तो मीडिया की फ्रीडम पे आपका क्या ओपिनियन है, तो ये सवाल मुझे पूछा गया था। तो और ऐसा ही एक सवाल ये पूछा गया था कि गवर्नमेंट अभी साइमल्टेनियस इलेक्शन के बारे में बहुत कुछ बोल रहा है, तो साइमल्टेनियस इलेक्शन के बारे में आपको क्या लगता है, इज़ इट फिजिबल और नॉट? तो ऐसे क्वेश्चन फॉरेस्ट सर्विसेज में भी एक दो पूछे जाते हैं, नॉट मच। सिविल सर्विसेज में ज़्यादा पूछे जाते हैं, यही बस डिफरेंस है, ठीक है। और और अभी मैं डिफरेंस पे आता हूँ, ठीक है। तो सिविल सर्विसेज का इंटरव्यू काफ़ी जेनरिक होता है, तो जनरल बातें होती है, टेक्निकल ऑप्शनल पे ज़्यादा कभी नहीं होता। अगर कोई ऑप्शनल का एक्सपर्ट बैठा रहेगा, उसको पूछना रहेगा तो वो पूछ लेगा, वो एक ही बंदा पूछता है, बट सारे कोई नहीं पूछते, तो ऑप्शनल पे पूरा इंटरव्यू जाता नहीं है। बट फॉरेस्ट सर्विसेज में इट्स वेरी मच अ पॉसिबिलिटी कि आपका पूरा इंटरव्यू ऑलमोस्ट 90% इंटरव्यू आपका ऑप्शनल्स पे जाएगी, बिकॉज यहाँ पे दो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स है और फॉरेस्ट सर्विसेज टेक्निकल इन नेचर है, इसीलिए दे वांट टू चेक योर टेक्निकल एक्यूमेन एज वेल, कि तुम टेक्निकली कॉम्पिटेंट हो कि नहीं। इसीलिए वो टेक्निकल इंटरव्यू थोड़ा सा ज़्यादा होता है फॉरेस्ट सर्विसेज में, ठीक है। और सेकेंडली जो सबसे डिफरेंट बात जो होती है, फॉरेस्ट और एनवायरनमेंट रिलेटेड जो सवाल होते हैं वो सिविल से ज़्यादा फॉरेस्ट में पूछे जाते हैं और थोड़े स्पेसिफिक पूछे जाते हैं। जैसे कि मुझे लास्ट ईयर पूछा गया था कि महाराष्ट्र के फॉरेस्ट में या तुम्हारे जगह जो फॉरेस्ट है वहाँ के फॉरेस्ट में और दिल्ली के फॉरेस्ट में क्या फ़र्क है, ठीक है। तो ये एकदम काफ़ी टेक्निकल टाइप का सवाल हुआ, जिस पे हमें थोड़ा सा टेक्निकल जवाब देना पड़ेगा कि फॉरेस्ट के ट्रीज़ कौन से हैं, वहाँ पे प्रेसिपिटेशन क्लाइमेट कौन सा है, वेजिटेशन कौन सा है, तो वो थोड़ा सा टेक्निकल बताना पड़ेगा। वैसा सिविल्स में उस टाइप के क्वेश्चन फॉरेस्ट से रिलेटेड नहीं पूछे जाते, तो ये एक बड़ा डिफरेंस है, ठीक है। तो इसके अलावा हाँ, और एक फनी डिफरेंस ये है कि 5 पैनलिस्ट होते हैं सिविल सर्विसेज में और इधर 4 ही होते हैं, तो इंटरव्यू ऑब्वियसली थोड़ा सा कम टाइम के लिए होता है, टाइम ड्यूरेशन थोड़ा सा कम होता है। लेट्स से सिविल सर्विसेज में आपका इंटरव्यू 25 to 30 मिनट्स हो रहा है, तो इधर आपका इंटरव्यू अराउंड 20 to 25 मिनट्स ही होगा, ठीक है। जैसे मेरा इस साल हुआ था 25 मिनट्स, लास्ट ईयर मैंने सिविल्स का इंटरव्यू दिया था तो वो अराउंड 35-40 मिनट्स चला था। तो इट डिपेंड्स, बट पैनल नंबर ऑफ पैनल मेंबर ज़्यादा होने के बाद थोड़ा सा इंटरव्यू खींचे जाता है, ठीक है। तो ये हुआ। और कुछ टिप्स मैं इंटरव्यू के रिलेटेड आपको देना चाहूँगा, सिंस मुझे इंटरव्यू में भी काफ़ी अच्छे मार्क्स आए इस साल। इट वाज माय फर्स्ट इंटरव्यू फॉरेस्ट सर्विसेज। मैंने जो कुछ चीज़ें ट्राई की एंड इट वर्कड फॉर मी आई थिंक, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। एक तो आपके आंसर्स में एनवायरमेंटल पर्सपेक्टिव डालने की कोशिश करना। अगर आपको एकदम जेनरिक क्वेश्चन भी पूछा है तो भी एनवायरमेंटल पर्सपेक्टिव उसमें आना चाहिए। फॉर एग्जांपल मुझे पूछा था कि मुंबई फ्लड्स को एज अ मैकेनिकल इंजीनियर आप कैसे रोकोगे, तो इस पे एक्चुअली इंजीनियर समझ के हम एकदम इंजीनियरिंग कुछ टेक्नोलॉजी के बारे में बात करने जाएंगे और उस टाइप से आंसर दे देंगे, ठीक है। तो वो तो फाइन है, दैट आंसर इज़ फाइन, इट्स नॉट रॉन्ग। बट एक एनवायरमेंटल पर्सपेक्टिव दे एक्सपेक्ट फ्रॉम अस कि तुम इस टाइप से उस इशू की तरफ देखते हो। तो मैंने उनको जब बताया कि मुंबई के वेटलैंड एंड मैंग्रोव्स का एरिया कवरेज बढ़ाना पड़ेगा और उनको कंजर्व करना पड़ेगा अच्छे से, वी नीड टू इंश्योर कि वहाँ पे उसमें वेस्ट डिस्पोजल ज़्यादा नहीं हो रहा है और काफ़ी हेल्दी इकोसिस्टम्स है वहाँ की, तो दे वर वेरी इम्प्रेस्ड विद दैट, ठीक है। तो इवन मुझे सवाल ये पूछा गया था कि एज अ मैकेनिकल इंजीनियर तुम क्या करोगे, बट एज ए इंजीनियर एक तो एक्यूमेन ये होता है अपना कि प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड रखना। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड तभी आता है जब हम रूट कॉज पे जाते हैं। तो रूट कॉज कोई भी फ्लड का मुंबई में ये है कि वहाँ के वेटलैंड्स मैंग्रोव्स अच्छे से प्रिजर्व नहीं है, विच एक्ट एज अ बैरियर फॉर फ्लड्स, ठीक है। तो ये रूट कॉज अगर आपको पता है तो एग्जामिनर नोज, इंटरव्यूअर्स नोज कि आपको एकदम डेप्थ में पता है कि क्या है और एनवायरमेंटल पर्सपेक्टिव आप अच्छे से समझते हो। तो ये एक्चुअली फिर ही गॉट वेरी इम्प्रेस्ड विद दैट, ठीक है। तो इस टाइप से हम एनवायरमेंटल पर्सपेक्टिव अपने इंटरव्यू में आंसर्स में ला सकते हैं, ठीक है। ओके, किसी ने क्वेश्चन पूछा है कि सैलरीज पर्क्स। ऑनेस्टली यार मुझे भी इतना आइडिया नहीं है, बट सैलरी अराउंड
जितनी ऑल इंडिया सर्विसेज में सबको होती है, आईएएस आईपीएस सबको उतनी होती है अराउंड। बिगिनिंग जब ट्रेनिंग होती है तब अराउंड ट्रेनिंग में हाफ सैलरी मिलती है, और ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद अराउंड 65 से स्टार्टिंग होती है, ठीक है, इन हैंड। और फिर पर्क्स तो बहुत सारे हैं जो ऑल इंडिया सर्विसेज में होते हैं, खुद की गाड़ी, मतलब ड्राइवर, नौकर चाकर, वो सब है। तो वो तो बिकॉज सिंस यू आर गवर्नमेंट सर्वेंट, और गवर्नमेंट सर्वेंट के तुम्हारे ड्यूटीज जो होते हैं वो थोड़े एक्स्ट्राऑर्डिनरी होते हैं। वो ड्यूटीज़ निभाने के लिए हमें थोड़ा सा फैसिलिटीज़ भी गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, इसीलिए वो पर्क्स मिलते हैं। इट्स नॉट एन आउटकम ऑफ दैट पोस्ट, ठीक है। तो फिर और एक इंटरव्यू के बारे में मैं आपको एक मैंने जो ट्रिक इस बार ट्राई करी, सिविल्स और फॉरेस्ट सर्विसेज में इंटरव्यू दोनों में एक चीज़ जो इंटरव्यूअर ट्राई टू डू, कि वो शॉकिंग क्वेश्चन आपको पूछेंगे, कुछ ना कुछ एकदम शॉकिंग क्वेश्चन पूछेंगे, और दे विल सी टू इट कि इफ़ यू आर ट्राइंग टू थिंक ऑन योर फीट और नॉट, ठीक है। अगर आप पैनिक हो रहे हो तो दे विल रिकॉग्नाइज दैट। अगर आप अच्छे से आंसर कर रहे हो कामली, इवन शॉकिंग है क्वेश्चन, एकदम अनएक्सपेक्टेड है क्वेश्चन, तो दे एक्चुअली अप्रिशिएट दैट। बट एक ऐसा होता है कि अनएक्सपेक्टेड है तो ऑब्वियसली यू कैन प्रिपेयर फॉर दैट। तो मैंने इस साल एक स्ट्रेटेजी बना के गया था। लास्ट ईयर मुझे, क्योंकि एक सवाल ऐसा पूछा था सिविल सर्विसेज के इंटरव्यू में, एकदम ऑल ऑफ अ सडन चेयरमैन ने मुझे पूछा कि वाटर कंजर्वेशन पे तुम्हें 6 स्टैंडर्ड के बच्चों को स्पीच देना है, उसमें कुछ 5-6 पॉइंट्स उनको बताने हैं। व्हाट 5-6 पॉइंट्स विल यू टेल देम? ऑल ऑफ अ सडन मेरे ग्रेजुएशन पे डिस्कशन हो रहा था और वो क्वेश्चन पूछा गया, सो दैट वाज काइंड ऑफ अनएक्सपेक्टेड फॉर मी। मैं थोड़ा सा गड़बड़ा गया। सो इस साल मैं थोड़ा सा स्ट्रेटेजाइज करके गया था कि कैसे करने। तो देखो वहाँ पे कैसा होता है, दे प्रोवाइड यू विथ पेन एंड पेपर जो आपके सामने टेबल के ऊपर रखा हुआ होता है। तो इस साल मैंने क्या डिसाइड किया था कि ऐसा कुछ अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन अगर आए तो जस्ट आई विल जस्ट थिंक कि एक एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम में एक अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन आया और उसका आंसर मुझे लिखना है 1 मिनट के अंदर, ठीक है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस का फिर 1 मिनट के अंदर पॉइंट्स बनाओ 3-4 और उनको बता दो। वो उनको टाइम मांगने के बाद टाइम देते हैं। मैंने पूछा इस साल, उन्होंने मुझे वो मुंबई फ्लड्स का जब क्वेश्चन पूछा, तो एक्चुअली एज अ मैकेनिकल इंजीनियर क्या क्या करना पड़ेगा, दैट वाज अ बिट अनएक्सपेक्टेड फॉर मी, ठीक है। तो फिर मैंने उनसे टाइम लिया, उन्होंने दिया टाइम मुझे, 2 मिनट्स ले लो, 3 मिनट्स ले लो, सोच के बताओ। मैंने पेन एंड पेपर रखा था, पेन हाथ में लिया, आई जस्ट जॉट डाउन द पॉइंट्स और मैंने उनको बताया 4-5 पॉइंट्स। दे वर वेरी इम्प्रेस्ड, दे वर लाइक कि बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो फिर ऐसा है कि पैनिक करने के लिए क्वेश्चन पूछे हैं, बट यू आर नॉट पैनिकिंग एंड दे अप्रिशिएट दैट, बिकॉज सिविल सर्विसेज में बी इट इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस या इंडियन पुलिस सर्विस, इन सब में स्ट्रेस इज़ अ बिगेस्ट फैक्टर इन दैट जॉब, ठीक है, बिकॉज पब्लिक डीलिंग होता है। इसीलिए दे वांट टू चेक अगर आपको स्ट्रेस में डाला तो इफ़ यू परफॉर्म वेल और नॉट, इफ़ यू आर कॉम्पिटेंट इनफ और नॉट, ठीक है। दे चेक आवर इंटेलेक्चुअल पर्सपेक्टिव, नो, दे चेक आवर पर्सनैलिटी ट्रेट चेक कर रहे हैं। हम स्ट्रेस में पैनिक हो रहे हैं कि नहीं, ये हमारा पर्सनैलिटी का ट्रेट है। इट्स नॉट एन इंटेलेक्चुअल। इफ एट ऑल यू आर टॉकिंग अबाउट इंटेलेक्चुअल, आई वुड से दे चेक अबाउट इमोशनल इंटेलिजेंस एंड इमोशनल क्वोशंट, कि तुम्हें स्ट्रेस में डालने के बाद तुम अपने इमोशंस को कैसे हैंडल करते हो और उनको रिकनसाइल करके बेस्ट वे कैसे निकालते हो, ठीक है। तो ये वो चेक करते हैं पैनिक टाइम्स में, ठीक है। तो ये हुआ। बाकी एक जो सबसे स्कोरिंग क्वेश्चन होता है फॉरेस्ट सर्विसेज में एज वेल एज सिविल सर्विसेज या वाई आईएएस, वाई आईएफएस, तो इसका एक्चुअली आंसर बहुत लोग कोच्ड आंसर देते। कोचिंग ने कुछ आंसर बताया, डाइवर्सिटी है, बहुत वाइड फील्ड है, बोरिंग नहीं है जॉब, तो पर्क्स है, पावर है, ऐसे कोचिंग ने कुछ आंसर बताया और लोग वही आंसर बता देते हैं। तो दे आर नॉट वेरी इम्प्रेस्ड विद दैट, बिकॉज थिंक लाइक दिस, अगर आप पैनल हो तो आपके सामने रोज़ अराउंड 12 कैंडिडेट्स आ रहे, सुबह 6 और शाम में 6। तो फिर अगर 12 में से 10 लोग आपको सेम आंसर दे रहे, 11th वाला कोई अलग आंसर दे रहा है, खुद का पर्सनल आंसर दे रहा है, दे आर लुकिंग फॉर दैट, दे आर नॉट लुकिंग फॉर कोच्ड आंसर्स, ट्रेंड आंसर्स, ठीक है। इसीलिए इन सब चीज़ों का अभी से आप एक खुद का आंसर बनाना सीख लो। खुद आपको क्यों करना है सिविल सर्विसेज, आपको क्यों इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में जाना है, या आपको क्यों आईएएस करना है, इसका एक खुद का आंसर रेडी होना चाहिए। जैसे मैंने एकदम मेरे एक अपनी हॉबी को एक ट्विस्ट दे के एक आंसर बनाया था इस बार। मेरी पेंटिंग नेचुरल सीनरी एक हॉबी है, मैं लैंडस्केप पेंटिंग करता हूँ।
तो फॉरेस्ट सर्विसेज में व्हाट वी हैव नेचर एंड लैंडस्केप्स, राइट। तो एक्चुअली फिर मैंने उसको वैसा टर्न किया कि मेरा नेचुरल इंक्लिनेशन बनता है टूवर्ड्स कंजर्विंग फॉरेस्ट, ठीक है। फिर वो अप्रिशिएट भी करते हैं जो पर्सनलाइज्ड है, जो हमारे खुद खुद के अंदर से आए हैं। दे वांट टू हियर दैट, दैट्स व्हाई दे आस्क दैट क्वेश्चन। उनको हमारा एटीट्यूड अप्रोच समझना होता है सोचने का, इसीलिए दे आस्क दैट, ठीक है। तो इसका खुद का आंसर बना के रखना प्लीज़। और फॉरेस्ट सर्विसेज में स्पेशली प्रीवियस ईयर के ट्रांसक्रिप्ट के थ्रू थोड़ा सा जाना, बिकॉज कुछ बहुत सारे क्वेश्चन फॉरेस्ट्री रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं, एनवायरनमेंट रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं, लेट से उन्होंने पूछ लिया कि तुम्हारे एरिया में स्टेट में नेशनल पार्क्स कौन से हैं, टाइगर रिजर्व्स कौन से हैं। तो फिर इस टाइप के क्वेश्चन रिपीटेटिव होते हैं, वो हर साल पूछ लेते हैं। फॉरेस्ट रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बहुत से रिपीटेटिव, व्हाट इज़ मैंग्रोव, ठीक है। व्हाट आर द ट्रीज आउटसाइड यू विटनेस्ड इन यूपीएससी बिल्डिंग, यूपीएससी कैंपस, तो उस टाइप से क्वेश्चन, ठीक है। तो उस टाइप से क्वेश्चन हमें पूछे जाते हैं। तो ये थोड़ा सा ट्रांसक्रिप्ट देखने के बाद हमें समझ में आता है कि इसको कैसे टैकल करना है, और हम फिर वैसे अपने आंसर खुद के बना के थोड़े से डील कर सकते हैं उसके साथ, ठीक है। तो ये हुआ ओवरऑल स्टेज वाइज। और मैं एक ओवरऑल अभी आपको एक नोट बताता हूँ, उसके बाद हम क्वेश्चंस लेंगे। थोड़ा सा मेरा जर्नी ऐसा था कि मैंने भी जॉब करते करते किया है, बाद में मैंने इवन नवंबर में जॉब छोड़ा मेरा। माय पेरेंट्स वेयर एग्रीइंग विद दैट। तो फिर ये सब के बीच में खुद पर्सनल इतने इश्यूज चलने के बाद स्ट्रेस भी होता है, इसमें पढ़ाई करना इज़ द बिगेस्ट चैलेंज, ठीक है। तो मैं एक ट्रिक आपको बताता हूँ जो मैंने पिछले अपने जॉब में सीखी थी। माई वेरी फर्स्ट जॉब जो कैंपस प्लेसमेंट में मुझे मिला था, कि अपना पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों अलग अलग रखना चाहिए। एंड मेरा स्टडीज़ में प्रोफेशनल लाइफ समझता हूँ और पर्सनल लाइफ अलग। तो जब हम पढ़ रहे हैं तो कंपार्टमेंटलाइज करो कि अभी पर्सनल लाइफ बाजू में रखनी, ठीक है। तो दैट वे थोड़ा सा इमोशनली इंटेलिजेंट हो जाते हैं हम, और हमारी थोड़ी पर्सनैलिटी भी उस टाइप से बिल्ड हो जाती है फिर। और फिर वी आर इन बेटर सिचुएशन इंटरव्यू में भी कि हम टैकल कर पाए उनके क्वेश्चंस को, ठीक है। तो थोड़ा सा ये इस बात का ध्यान रखना कि हमें पर्सनल इशूज, बहुत सारे लोग मुझे आते हैं बता दें कि ये चल रहा है लाइफ में, वो चल रहा है, इसलिए पढ़ाई नहीं हो रही, उसलिए ये एक्सक्यूजेस नहीं देने हैं। ट्राई टू लर्न हाउ टू गो हेड डिस्पाइट ऑफ द ऑब्स्टेकल्स, ठीक है। ऑब्स्टेकल्स आने ही आने हैं, दैट्स वाई यू आर डूइंग दैट। ऑब्स्टेकल्स नहीं आएंगे तो उसका क्या मज़ा रहेगा, माउंट एवरेस्ट चढ़ने में क्या मज़ा रहेगा अगर ऑब्स्टेकल नहीं रहेंगे, ठीक है। तो फिर यही है कि सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन में भी ऐसा ही होता है कि हमें इस बात को समझना पड़ता है कि कुछ भी प्रॉब्लम्स आए, डिस्पाइट ऑफ दैट वी नीड टू कैरी ऑन, वी नीड टू स्टडी, ठीक है। दूसरी एक बात मैं आपको जो बताना चाहूँगा कि हैव बिलीफ इन योर सेल्फ, योर एबिलिटीज़। अपने खुद में बहुत कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं कर सकता हूँ। तब हम थोड़ा सा रिजल्ट्स के बारे में नहीं सोचते, हम थोड़ा प्रोसेस के ऊपर फिर फोकस कर पाते नहीं। तो क्या होता है कि हम अगर बहुत ज़्यादा खुद पे डाउट करने लग गए तो हम रिजल्ट्स के ऊपर सोचते हैं कि मेरा क्या होगा, मेरा नहीं हुआ तो क्या होगा, इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत क्रॉप अप होते हैं माइंड में। तो इसीलिए खुद के ऊपर बिलीफ होना बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल्फ बिलीफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये क्रिकेट में भी हमें देखने को मिलता है, धोनी को पता होता है कि इस बॉल में मुझे छक्का मारना है तो वो मारता ही है। मतलब ये सेल्फ बिलीव होता है, ये काइंड ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन से वी नो इट सो वी डू दैट, ठीक है। तो इस टाइप से हो जाता है वो। तो और एक बात लास्ट जो मैं बताना चाहूँगा कि कभी भी अपने आप को खुद के साथ ही कंपेयर करना, खुद की इम्प्रूवमेंट, सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे फोकस करना, दूसरे के साथ कंपेयर नहीं करना। कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का प्रिपरेशन करते टाइम कैसा होता है कि वी मतलब डिस्ट्रैक्शन एक तो बहुत सारे होते हैं, और इसके अलावा फिर बहुत सारे लोगों के कांटेक्ट में हम आते हैं जो बहुत कम्पिटिटिव होते हैं, ठीक है। तो ऐसे में हम फिर उनके साथ compete करने अगर लग गए तो हमारा फोकस एक्चुअली छूट जाता है, ठीक है। आवर फोकस शुड बी इम्प्रूविंग ऑन आवर सेल्स। अब मेरे 1-2 मार्क्स कैसे बढ़ेंगे रोज़, उसके ऊपर सोचो। मेरा खुद का जो मोटिवेशन डेली लेवल पे, डेली बेसिस पे जो मेरा मोटिवेशन था वो ये था कि मेरा आज मैं जो पढ़ने जा रहा हूँ उससे मेरा 1-2 मार्क्स बढ़ रहा है क्या, और हाउ आई एम गोइंग टू डू दैट। ये बिगेस्ट मोटिवेटिंग फैक्टर था मेरे लिए, ठीक है। तो ये आपको इस बात पे फोकस करना पड़ेगा कि खुद के ऊपर सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे, सेल्फ ग्रोथ पे फोकस करो, तो
कंपैरिजन दूसरों के ऊपर नहीं, खुद के साथ करो तो हम इजीली आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये हुआ थोड़ा सा मेरे बारे में, मैंने आपको बताया। अभी आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कुछ। वी विल टेक 5-10 मिनट्स ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। यू कैन आस्क द क्वेश्चंस। मेक योर पर्पज़ ऑफ सर्विंग कंट्री स्ट्रॉन्ग। एक्चुअली ये एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा। पर्पज़ ऑफ सर्विंग द कंट्री, ये ये मोटिवेटिंग फैक्टर आपको बहुत हेल्प करता है जब आप सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन लेट से 4-5 ईयर्स तक कर रहे हो। तो एक्चुअली इतने साल तक प्रिपरेशन करना बहुत डिफ़िकल्ट है, ठीक है। तो इसीलिए ये एक पर्पज़ ऑफ सर्विंग कंट्री हमारे दिमाग में हमेशा रहना चाहिए, तभी हम थोड़ा सा कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच, इट वाज अ ग्रेट सेशन। अगर कोई क्वेश्चन हो तो बोलो, नहीं तो मैं लॉग आउट करता हूँ, ठीक है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बाय, हैव अ गुड डे।